ठाकुर पाठशाला पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम 10वीं क्लास का ज्यामिति चैप्टर है त्रिभुज, उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। आज से शुरुआत करते हैं और त्रिभुज के बारे में हम जो जानकारी इकट्ठा करेंगे उससे पहले हमने जो 9th क्लास में पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे। हमने 9th क्लास में पढ़ा था सर्वांग समता के बारे में। सर्वांग समता के बारे में आप जानते होइएगा कि दो आकृति जो होता है, कोई भी दो ज्यामितीय आकृति हो, उसके आकार और माप दोनों समान हो तब उसको हम सर्वांग सम बोलेंगे। अगर दोनों समान नहीं हुआ तो उसको हम सर्वांग सम नहीं बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सर्वांग सम में आप पढ़े होइएगा कि जैसे एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज यहाँ ले लिए, ये दो त्रिभुज अगर लिए तो सर्वांग सम का मतलब होता है कि इस त्रिभुज का तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर होना चाहिए, इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होना चाहिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए, इस त्रिभुज का परिमाप इस त्रिभुज के परिमाप के बराबर होना चाहिए। तभी जाके ये दोनों के दोनों आकृति समान हो सकता है और दोनों के दोनों सर्वांग सम कहलाएगा। ध्यान से रखिएगा। इसका सिंपल सा आसान भाषा में समझाने का कोशिश करें तो आप एक आकृति को दूसरे आकृति पे अगर रखें तो आपको पूरा का पूरा कवर हो जाना चाहिए एक ही आकृति। जैसे हम दो 10-10 का सिक्का लेते हैं और दोनों 10-10 के सिक्का को एक जगह रखते हैं, एक ही आकार का हो, तो आपको किसी दोनों पे रखिएगा तो एक दूसरे को क्या कर लेगा, ढक लेगा, तब वो दोनों का दोनों सिक्का क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। अगर एक छोटा हो जाए एक बड़ा हो जाए, जैसे यही अगर हो गया, ये एक छोटा सा त्रिभुज हो गया और ये एक बड़ा त्रिभुज है, दोनों सेम है देखने में, लेकिन इसका क्षेत्रफल, इसका परिमाप, इसके भुजा की लंबाई और इसके भुजा की लंबाई, क्षेत्रफल, परिमाप दोनों में अंतर होगा, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों सर्वांग सम नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही इस त्रिभुज को उठा के इस पे रखेंगे तो ढकेगा नहीं, बल्कि यहाँ पे दो त्रिभुज आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है सर्वांग सम, पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। और हम थोड़ा सा 9th क्लास में जो पढ़े हैं बेसिक, उसको हम उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो 10th क्लास के ज्यामिति में इस्तेमाल होने वाला है। आप 9th क्लास में पढ़े होइएगा कि दो रेखा समांतर कब होता है, जब दोनों के बीच की दूरी प्रत्येक स्थिति में क्या हो, बराबर हो, प्रत्येक जगह समान हो, तब दोनों रेखाओं को हम बोलेंगे, तब इस रेखा को और इस रेखा को बोलेंगे समांतर रेखा। आप 9th में ये भी पढ़े होइएगा कि जब दो रेखा समांतर हो तो इसको कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता हो तो ये कोण जो होता है, कोण नंबर 1 इसका नाम दिए, और ये कोण नंबर 2, ये दोनों जो होता है कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 जो है ये बराबर होता है। और ये कहाँ से बराबर होता है, तो संगत कोण से बराबर होता है। ये बात आप पढ़े होंगे। इसी तरह से कोण नंबर 1 और यहाँ पे मान लेते हैं कोण नंबर 3, ये दोनों भी आपस में बराबर होता है सम्मुख कोण से, आप ये भी पढ़े होंगे। फिर कोण नंबर 3 और कोण नंबर 2 भी बराबर होता है एकांतर कोण से, आप ये भी पढ़े होंगे। इसी के साथ साथ आप ये भी पढ़े होंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो समांतर रेखा के एक ही ओर अंतः कोणों का योग, यानी इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे तो दोनों कोण को जोड़ने पे हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 180 डिग्री। ये आप पढ़े होंगे। इतने चीज़ों को आप अगर पढ़े हैं तो आपको त्रिभुज में कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है 10th क्लास में। इसके साथ साथ आपको और कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज को कितने कैटेगरी में, एक भुजा के आधार पे और एक कोण के आधार पे पढ़े होइएगा। भुजा के आधार पे भी 3 प्रकार का होता है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब होता है भुजा, तो जिसका सभी भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। विषम मतलब होता है कोई बराबर नहीं होगा, और बाहु मतलब भुजा, तो कोई भी भुजा बराबर ना हो तो उसको विषमबाहु त्रिभुज। और सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब होता है भुजा, तो समद्विबाहु में दो भुजा, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। समकोण कोण के आधार पे अगर आप त्रिभुज को पढ़े होइएगा तो आप पढ़े होइएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, आप ये पढ़े होइएगा। समकोण में किसी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाए समकोण त्रिभुज, और इसमें तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो जाए
तो हम बोलेंगे कि ये न्यून कोण त्रिभुज है, और एक कोण 90 डिग्री से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज। आप इसके बारे में आई होप पढ़े हुइएगा। अब हम यहाँ से अगर हम आते हैं त्रिभुज वाले चैप्टर में, जो 10th क्लास में पूछा जाता है, तो उसके लिए एक दो जानकारी आपको और पता होना चाहिए बेसिक, उसके बारे में हम देख लेते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर एक न्यून कोण त्रिभुज है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो, वैसे भी अगर कोई भी सा भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आपको ये पता होगा, ये आप बहुत बचपन से पढ़ते होइएगा। तो ये हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। और आधार किसको मानते हैं, जिस पे लंबवत एक डंडा खड़ा हो, लंबवत ऊंचाई हो। जैसे अगर मान लेते ए बी और सी, इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, ये एक प्रकार का न्यून कोण त्रिभुज है, तो अगर हम लंब डाल देते हैं ऐसे, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर 90 डिग्री ऐसे लंब डाल देते हैं, तो यानी कि इस त्रिभुज में आधार जो मेरा काम करेगा वो BC मेरा आधार का काम करेगा, और ऊंचाई जो होगा ये मान लेते AD है, तो AD मेरा ये ऊंचाई का काम करेगा। ये आपको पता होना चाहिए। और जब भी न्यून कोण त्रिभुज में ऊंचाई हम खींचेंगे तो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही ऊंचाई होगा। तो इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुने आधार BC और ऊंचाई AD, ये होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। एक न्यून कोण त्रिभुज में लंब जो होता है त्रिभुज के अंदर ही होता है, और जिस पे लंब होता है वो आधार का काम करता है, और वो लंब जो होता है ऊंचाई का काम करता है। लेकिन इसी में अगर हम अधिक कोण त्रिभुज की बात करें, यहाँ पे एक अधिक कोण त्रिभुज की बात करें, अब अधिक कोण त्रिभुज में जो अधिक कोण होता है, जो सबसे बड़ा कोण होता है, जैसे ये हुआ ABC, आपको पता होगा ये एक अधिक कोण त्रिभुज है क्योंकि B कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा है। अब ये अधिक कोण है, तो अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण वाले शीर्ष से अगर लंब डालते हैं तभी जाके ये 90 डिग्री यहाँ बन सकता है। इसके अलावा बाकी जो दोनों शीर्ष होता है, इससे कभी भी हम त्रिभुज के अंदर हम लंब नहीं डाल सकते, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसमें अगर B शीर्ष से लंब डालना चाहे इस त्रिभुज के अंदर तो हम AC पे हम डाल सकते हैं, लेकिन A से अगर लंब डालना चाहे तो कभी भी हम BC पे लंब डाल ही नहीं सकते हैं प्रैक्टिकली, और C से कभी भी हम AB पर लंब डालना चाहे कभी डाल ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण को छोड़ करके अब बाकी जो शीर्ष होता है, जैसे A B और C, बाकी जो शीर्ष होता है जैसे A हुआ यहाँ पे और यहाँ पे C हुआ, यहाँ से अगर लंब डालना होगा तो मान लीजिए A शीर्ष से अगर हमको लंब डालना होगा तो हमको क्या करना होगा, BC को बढ़ाना होगा, और यहाँ पे बाह्यतः लंब होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ये AD। लेकिन इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल अगर हमको निकालना होगा, इस त्रिभुज तो पहले मेरा ये था ABC, इस त्रिभुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो फॉर्मूला होगा 1/2, आधार का काम मात्र BC करेगा, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, और ऊंचाई का काम जो करेगा वो AD करेगा, ये ध्यान में रखिएगा, क्षेत्रफल यही होगा। अगर हम इसी त्रिभुज में सेम ऐसे ही फॉर्मूला लेते हैं, सेम ऐसा ही फिगर लेते हैं, ये A, ये B और ये C, अगर हमको C से लंब डालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, AD को यहाँ पे बढ़ाना होगा, और AB को बढ़ाना होगा, और इस पे यहाँ पे लंब डालना होगा। अब जो मेरा इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल अगर निकालना है तो देखिए 1/2, अब आधार का काम करेगा AB, क्यों, तो AB के ही बढ़ाए हुए भाग D पे क्या डाला गया है, CD लंब डाला गया है, तो 1/2 गुने आधार। अब आधार जो काम करेगा मात्र AB काम करेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, 1/2 गुने आधार हो जाएगा AB, और ऊंचाई होगा वही बाह्यतः ऊंचाई जो होता है CD, ये होता है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अधिक कोण में ये दोनों चीज अगर आप ध्यान में रखते हैं तो 10वीं क्लास में जो पहला थ्योरम है जो त्रिभुज में बनता है उसको आप कवर कर लीजिएगा। अब कोई इसमें पूछ सकता है कि सर इसको आप प्रूफ करके हमको दिखाइए कि आधार BC ही क्यों ले, आधार हम CD क्यों नहीं ले, तो इसको चलिए हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। देखिए हम इसी त्रिभुज को उठाते हैं, तो अब आपको पता होगा समकोण त्रिभुज में, आपको पता होगा समकोण त्रिभुज ये A, ये B और ये C समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार क्या ले सकते हैं, आधार लेंगे BC और ऊंचाई क्या होगा AB, ये तो आपको पता होगा।
आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम इस त्रिभुज में देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ दो टाइप का त्रिभुज बनता है, त्रिभुज ADB आपको दिख रहा होगा, त्रिभुज ADB ये एक त्रिभुज बन रहा होगा और ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना चाहे तो 1/2 आधार हो जाएगा AD और गुने ऊंचाई हो जाएगा, आधार हो जाएगा DB, आधार हो जाएगा DB और ऊंचाई हो जाएगा AD। फिर यहाँ पे एक और त्रिभुज बनता है समकोण, देखिए यहाँ से ACD ये बड़ा वाला ये समकोण त्रिभुज बनता है, त्रिभुज AC और D ये समकोण त्रिभुज बनता है। तो यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल बड़ा वाला त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं 1/2, आधार क्या होगा CD, ऊंचाई क्या होगा वही AD। अब देखिए ये बड़ा वाला जो त्रिभुज था, ये वाला जो बड़ा वाला जो त्रिभुज था ACBD में, अब इस त्रिभुज में से इस छोटका वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हटा देंगे, हटा देते हैं, मिटा दिए यहाँ पे, हटा देंगे तो क्या ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, तो घटाएंगे 1/2। अब छोटा वाला का क्या था 1/2 गुने DB और गुने AD। अब यहाँ से देखिए 1/2 तो कॉमन हो जाएगा, साथ ही साथ आपको AD दोनों जगह है तो AD भी यहाँ से कॉमन हो जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पे CD माइनस DB। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए ये टोटल था CD में से जैसे ही DB को घटा देंगे तो बचेगा क्या BC बचेगा। तो हम लिख सकते हैं 1/2 गुने AD CD टोटल था, इसमें से हम जैसे ही घटा दिए DB को तो बचेगा BC, तो ये BC। अब देख लीजिए यही हम आपको बताए थे यहाँ पे 1/2 गुने BC और गुने AD, 1/2 गुने BC गुने AD। आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो गया हो, नहीं हुआ होगा आई होप। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। वो टॉपिक है जो पहला आता है, शुरुआत होता है समरूप से। समरूपता का आप ध्यान में रखिएगा, समरूप का मतलब होता है कि समान रूप होगा, आकार में वो एक ही जैसा होगा लेकिन इसका माप जो होगा वो एक जैसा नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा समरूप में जैसे हम बोले कि ये एक त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है और ये भी एक प्रकार का क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। मान लिए ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज है। तो अब एक बात बताइए, इसका रूप तो हमको एक ही जैसा देखने को मिला है, ये भी समबाहु ये भी समबाहु, लेकिन क्या इन दोनों का आकार मतलब आकार एक ही जैसा देखने को मिल रहा है? क्या इन दोनों का माप एक जैसा देखने को मिल रहा है? नहीं, इनका भुजा जो है बड़ा है, इनका भुजा छोटा है, इनका भुजा बड़ा है, इनका भुजा छोटा है, इनका भुजा बड़ा है और इनका भुजा छोटा है। लेकिन ये भी समबाहु है तो प्रत्येक कोण ये 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है। आपको पता होगा कि हम समबाहु त्रिभुज के बारे में पहले से जानते हैं कि तीनों कोण जो होता है 60-60 डिग्री का होता है, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। अब क्या होगा, समरूपता के बारे में जान लीजिए। समरूप किसको बोलते हैं? समरूप में आकार तो समान होता है परंतु माप जो होता है वो समान नहीं होता है। इसका 2 रूल आपको और पता होना चाहिए। समरूप होने के लिए जो होता है ये भुजा समानुपाती होना चाहिए और कोण जो होता है संगत कोण हमेशा बराबर होना चाहिए, तब ये समरूप हो सकता है, नहीं तो समरूप नहीं हो सकता है। इसके बारे में डिटेल जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। अब देखिए इसका क्या कहने का सेंस है। जैसे हम एक वर्ग लेते हैं तो एक वर्ग लेते हैं, ये आयत हो गया। जैसे हम एक वर्ग लेते हैं तो वर्ग के प्रत्येक कोण हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। चाहे छोटका वर्ग लीजिए और चाहे बड़ा सा वर्ग लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रत्येक स्थिति में ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब प्रत्येक स्थिति में ये 90 डिग्री होगा तो ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों वर्ग आपस में क्या होगा, ये दोनों वर्ग हमेशा समरूप होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके भुजा को अगर अनुपातिक कीजिएगा, यानी कि मान लेते हैं कि ये A B C D P Q R और ये S, अगर हम AB बट्टा PQ करें तो उतना ही आएगा जितना BC बट्टा QR करे। यही भुजा अनुपातिक का मतलब होता है। AD बट्टा
PS और DC बट्टा SR। अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो ये हमेशा क्या होगा, समरूप होगा। और ये हमेशा होता ही है, वर्ग में हमेशा होगा, वृत्त में हमेशा होगा, समबाहु त्रिभुज में हमेशा होगा, आयत में होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो समरूप के दो नियम होते हैं कि भुजा जो होता है समानुपाती होना चाहिए और साथ ही साथ प्रत्येक कोण जो होता है दो आकृतियों का वो समान होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में दोनों का दोनों आकृति क्या कहलाएगा, समरूप। और कभी कभी क्या होता है कि भुजा भी समान हो जाता है, कोण भी समान हो जाता है, तो समरूप तो था ही, साथ ही साथ वो सर्वांगसम भी हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब हम आते हैं इस पॉइंट पे, आकार समान हो परंतु माप जो होता है समान नहीं होता है। हमेशा दो रेखाखंड जो होगा वो समरूप ही होगा, हमेशा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए ये एक रेखाखंड है और ये एक रेखाखंड है, एक ही रूप है लेकिन दोनों का लंबाई क्या है, अलग अलग, लेकिन दोनों का रूप हमेशा एक ही है, इसीलिए ये दोनों समरूप होगा। लेकिन कभी कभी लंबाई अगर 5 मीटर, एगो और है 5 मीटर का, तो इस कंडीशन में ये समरूप तो था ही, साथ ही साथ ये सर्वांगसम भी हो गया, माप भी समान हो जाएगा तो सर्वांगसम भी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दो रेखाखंड हमेशा समरूप होता है और सर्वांगसम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार दो वृत्त जो होता है वो हमेशा समरूप होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है, तो ये दोनों जो होगा वृत्त ये एक ही रूप का है, ये समरूप तो हमेशा होगा। लेकिन मान लीजिए कि एक और ऐसा यहाँ पे वृत्त खींचे और दोनों का जो होता है त्रिज्या भी सेम हो जाए, तो इस कंडीशन में ये समरूप तो था ही, साथ ही साथ ये सर्वांगसम भी हो गया। ध्यान में रखिएगा, ये समरूप तो था ही, ये समरूप तो था ही, लेकिन इस कंडीशन में समरूप के साथ साथ सर्वांगसम भी हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि दो वृत्त हमेशा समरूप तो होता ही होता है, लेकिन अगर त्रिज्या समान हो जाए तो इस कंडीशन में दो वृत्त सर्वांगसम भी हो जाएगा। दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर भुजा भी बराबर हो जाए दोनों त्रिभुज का और कोण तो बराबर था ही था, तो इस कंडीशन में ये सर्वांगसम भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। दो वर्ग इसी तरह समरूप होता है, दो आयत भी हमेशा समरूप होता है। यहां तक आप ध्यान रखिएगा। आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद समरूप के कौन कौन से नियम हैं हम अगले वीडियो में बताएंगे, और इस पर जो पहला थ्योरम आता है, पहला जो प्रमेय आता है, उस पर कौन कौन से सवाल आता है, वो सारे के सारे धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं 10th क्लास में आने वाले एग्जाम में और या इसके बाद भी 2025-26 जो भी होगा, वो सारे के सारे लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यहाँ पे लगातार बने रहे। और यहाँ पे हम सारे के सारे मैथ टॉपिक या साइंस टॉपिक जो टॉपिक होगा, जो सब्जेक्ट होगा, उसको टॉपिक वाइज यहाँ पे हम कवर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।